चलो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक के प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे अध्याय 7 को देखेंगे। अध्याय 7 में फ्रांसीसी क्रांति। इससे पहले मैंने 6 अध्याय कंप्लीट करा दिया है और ये लेट में से इसलिए वीडियो आ रहा है क्योंकि पेपर सेट खत्म हो गया था और कल छुट्टी था, तो कल सभी दुकानें बंद थी, ठीक है, इसलिए वहाँ पर प्रिंट नहीं करा पाया। तो प्रिंट होने के बाद ही मैं इसका वीडियो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, तो इस अध्याय का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न इस अध्याय से आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दीर्घोत्तरी प्रश्न दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को लिखो। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो इसका आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के दार्शनिकों का अहम योगदान है। जॉन लॉक और जैक रूसो जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना की है। वह किसी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता को मानने पर बल देते थे। लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने दी रिपीट ऑफ द लॉ नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की। इसके विचारों ने फ्रांस के जनमानस को क्रांति के लिए प्रेरित किया। तो ये इसका आंसर है पहले का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला क्या है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के तीनों स्टेज के बारे में लिखे। तो तीनों स्टेज के बारे में लिखना है। तो प्रथम स्टेज देखो यहाँ पे है। प्रथम स्टेज में लिखा हुआ है, इस स्टेज में पादरी वर्ग आता था। उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट है। द्वितीय स्टेज में आता है यहाँ पे, इस स्टेज में कुलीन वर्ग आता है। इस वर्ग के लोगों को भी राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट प्राप्त थी। साथ ही इन्हें कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वही किसान से सामंती कर वसूलता था। तो ये दूसरा स्टेज हो गया। तीसरा स्टेज देखो। तीसरा स्टेज में इस स्टेज में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर और नौकर आदि सम्मिलित थे। राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से यही वर्ग अर्थात जनसाधारण वहन करता था, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, समझाइए। तो देखो दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी विचारों में से एक था। 18वीं सदी में फ्रांस के दास प्रथा मुक्ति हेतु नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। 1794 ईस्वी के कनेक्शन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, परंतु यह कानून ज़्यादा दिन लागू नहीं रह पाया। 10 वर्ष पश्चात नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिक को अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा और दिया हुआ है। अतः फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में किया गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम लिखिए, ठीक है। परिणाम लिखते हैं। तो पहला सामंतशाही का अंत, ठीक है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, इसलिए इसको मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको लिखना है सामंतशाही का अंत। दूसरा में आपको लिखना है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना लिखना है। इसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। तीसरा में आपको लिखना है, मतलब याद करना है, सामाजिक समानता एवं राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना का विकास, इसको याद करना है, ठीक है। ये तीसरा टॉपिक के अंदर भी कुछ लिखा हुआ है। चौथा देख लेते हैं, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, इसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो पांचवा क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे छठवा देखो समाजवाद की स्थापना, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक है उन सभी को याद रखना है। फिलहाल 7-8 टॉपिक है, यहाँ पे मैं 6 में कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप कम से कम 6 टॉपिक लिखोगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है।
ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण लिखे। तो फ्रांसीसी कारण के राजनीतिक कारण देखो ये रहा राजनीतिक कारण, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको पूरा लिखना है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक इसलिए मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ इसको, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। आप देख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। ये सारे आंसर आपको याद रखने हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचारधाराएं भी दी है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो सारे प्रश्नों को, ठीक है। तो यहाँ पे जितना है उन सभी को आपको यहाँ पे याद करने हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसे था। तो फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसे था, तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर में आपको लिखना है, चलो मैं पढ़ के बता देता हूँ। फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने हितों की हिमायत करने फ्रांस के विभिन्न शहरों में लगभग 60 राजनीतिक क्लब शुरू किए थे। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद आगे है वही तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुनाई, फल फूल सब्जियां बेचना अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़ाइयाँ अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़ाइयाँ ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? ओलंप डे गुंज द्वारा तैयार घोषणा पत्र में उल्लेखित मूलभूत अधिकारी मतलब यहाँ पे अधिकार है ना, अधिकारी लिखा गया, अधिकार क्या थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखना, देखो यहाँ पे 5 टॉपिक दिया हुआ है, इन 5 टॉपिकों को याद करना है, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक इसके अधिकार हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है नेक्स्ट अगला है यहाँ पे वाटरलू के युद्ध का वर्णन कीजिए। तो इसके युद्ध का वर्णन करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी आंसर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा आंसर आप लिख लेना, ठीक है, मतलब याद कर लेना, ठीक। तो ये 9वां प्रश्न का है। 10वां प्रश्न का आंसर देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? नेपोलियन के उदय को कैसे समझाया जा सकता है। तो देखो इसका आंसर क्या लिखना है, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। इसके आंसर में आपको ये वाला पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से इस अध्याय में जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे।